हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय कुमार। मैं वेलकम करता हूं आप सभी का जेईएन एकेडमी में। तो दोस्तों, आप सभी को ज्ञात होगा कि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का सिलेबस आउट हो चुका है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपसे सेकंड पेपर में ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सिलेबस है वो डिस्कस करने आया हूं। तो पहली बात, हम सिलेबस क्यों डिस्कस करेंगे? क्योंकि इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, जिससे कि आप अच्छे से उसकी प्रिपरेशन कर पाएंगे। जब आपको आइडिया ही नहीं होगा कि आपको पढ़ना क्या है, तो आप उसकी प्रिपरेशन भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं कि जो हमें गवर्नमेंट है उसने जो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सिलेबस दिया वो क्या है, और उसी के साथ जो हमारी जेईएन एकेडमी की जो टीम है उन्होंने उसी सिलेबस को 10 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है, जिससे कि आप उसको और इजीली अंडरस्टैंड कर पाएं, कि समझ पाएंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा इस भर्ती की तैयारी के लिए। तो दोस्तों, देखते हैं अभी कि क्या सिलेबस है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, कैसे काम करता है, क्या क्या उसकी फंक्शनलिटीज हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे उसको मैनेज करेंगे उन प्रॉब्लम्स को। इन्हीं के बारे में हमें इस ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ना है दोस्तों। तो बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों, जब आप कोई सिस्टम यूज करते हैं, मान लीजिए आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, उस हार्डवेयर पे काम करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की नीड होती है, जिससे आप उस हार्डवेयर पे काम कर पाते हैं। जैसे कि आपके मोबाइल में क्या होता है, जनरली आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज कर रहे हैं तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन सा है? एंड्रॉयड है। अगर आप मान लीजिए लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो हो सकता है आप विंडोज यूज कर रहे होंगे या कोई और सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे होंगे। तो वो क्या है, हम विंडोज हमारा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसी ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हमारा सिलेबस गिवन है वो क्या है? ये सिलेबस हमें जो दिया है वो है गवर्नमेंट ने, लेकिन जो हमारी टीम ने इसको सेक्शंस में डिवाइड किया है दोस्तों, वो क्या रहेगा? वो रहेगा, जो फर्स्ट सेक्शन है वो आपका वो ये है कि सीपीयू शेड्यूलिंग क्या है और डेडलॉक्स क्या है। यहाँ पे हमें पढ़ना रहेगा सीपीयू शेड्यूलिंग एंड डेडलॉक्स के बारे में, कि शेड्यूलिंग क्यों रिक्वायर्ड होती है हमें। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या रहेंगे, डिफरेंट एल्गोरिथम कौन कौन से हैं जो शेड्यूलिंग के लिए यूज में आएंगे यहाँ पे। मेथड्स फॉर हैंडलिंग डेडलॉक, कि डेडलॉक होता क्या है सबसे पहले तो, और कैसे हम उसको हैंडल करते हैं। अगर मान लीजिए डेडलॉक अगर हो गया है तो कैसे उससे रिकवर करेंगे, उस सिचुएशन से हम कैसे बाहर निकलेंगे, और कंडीशन कौन कौन सी होती हैं जिससे कि हमारा डेडलॉक आ जाता है सिस्टम के अंदर। तो थोड़ा सा देखें कि सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है। कि आपको आइडिया होगा कि हमारे जो सिस्टम होता है उसके अंदर सीपीयू तो एक ही होता है, लेकिन जो प्रोसेस है वो कई चल रही होती हैं एक साथ। मान लीजिए आप अपने मोबाइल में क्या करते होंगे, जनरली अपने दोस्त से मान लीजिए चैट कर रहे हैं, साथ में गाने सुन रहे हैं, और कोई मूवी भी डाउनलोड लगा रखी होगी, ऐसा कुछ कुछ ना कुछ काम चल रहा होता है अंदर। लेकिन सीपीयू तो एक ही है, और इतनी सारी वो जो प्रोसेस हो रही है उनको कैसे मैनेज करेगा? तो हमें शेड्यूल करना पड़ेगा कि पहले इसको भेज देते हैं, दूसरी ये जाएगी, तीसरी ये जाएगी, फोर्थ पे ये जाएगी। इसी तरह से हम एक लाइन में लगा के उनको शेड्यूल कर देंगे कि कौन सी प्रोसेस को कब जाना है। तो वो रहेगी हमारी सीपीयू शेड्यूलिंग, कि हम सीपीयू में कि कैसे प्रोसेस को मैनेज करेंगे। डेडलॉक्स क्या होते हैं दोस्तों? डेडलॉक क्या होते हैं कि मान लीजिए आप कभी ट्रैफिक में गए हो, जाम में फंस गए हो, तो सेम हमारे सिस्टम में क्या होता है कि सीपीयू तो एक ही है, किसी प्रोसेस ने मान लीजिए जाके इसको स्टक कर दिया, यानी जाम कर दिया है, वो उस प्रोसेस ने सीपीयू को, यानी वो सीपीयू से बाहर नहीं निकल रही है किसी वजह से, जो भी कंडीशन यहाँ पे हम पढ़ेंगे आप, तो यानी कि एक प्रोसेस ने इसको रोक दिया है यहीं पे, वो यानी रुक गई है प्रोसेस। तो बाकी जो प्रोसेस है वो सीपीयू का इंतजार कर रही है कि ये निकले तो हम जाएं, लेकिन वो तो निकल ही नहीं रही है। तो इसी वजह से क्या हो जाता है? डेडलॉक। जैसे कि ट्रैफिक में क्या होता है, एक या दो गाड़ी होगी, वो क्या करेंगी, आपस में किसी वजह से मान लीजिए एक गाड़ी ने ट्रैफिक जाम कर दिया, तो धीरे धीरे आगे
जो ट्रैफिक है वो बढ़ता जाएगा और गाड़ियां जुड़ती जाएंगी। तो इसी तरह से क्या होता है, प्रोसेस में भी प्रोसेस ऐड होती जाएंगी और हमारा जो प्रोसेस जो डेडलॉक सिचुएशन है वो क्रिएट हो जाती है। तो उसी को हम कैसे हैंडल करेंगे, यहाँ से कैसे मान लीजिए कि जैसे ट्रैफिक जाम हो जाता है तो उसमें से उसको कैसे हटाते हैं, तो सेम ऐसे मान लीजिए डेडलॉक हो गया तो कैसे उससे रिकवर करेंगे, कौन कौन सी कंडीशन होती है जिससे कि डेडलॉक आकर हो जाता है सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट जो आपका है वो है मेमोरी मैनेजमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं मेमोरी क्या है, कैसे हम उसको मैनेज करेंगे, कि मेमोरी क्या है, कैसे हम उसको मैनेज करेंगे हमारे सिस्टम के अंदर, मेन मेमोरी क्या है यहाँ पे, और बात करेंगे कि कौन मेमोरी मैनेजमेंट क्यों रिक्वायर्ड है। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से जो एड्रेस स्पेस है वो यूज करते हैं, फिजिकल एड्रेस स्पेस, और जो आपका रहेगा सेकंड टॉपिक वो रहेगा लॉजिकल एड्रेस स्पेस पढ़ने के लिए। और दो टॉपिक यहाँ पे इसके अंदर है लोडिंग क्या है और लिंकिंग क्या है। और दो टाइप की दोस्तों ये होती है स्टैटिक एंड डायनेमिक बोथ। तो ये होती क्या है, क्या क्या डिफरेंस है इनके बीच में, ये यहाँ पे पढ़ना है। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है वो है फाइल सिस्टम्स एंड डिस्क शेड्यूलिंग। तो फाइल सिस्टम क्या करता है, क्या होता है कि जो फाइल्स होती हैं हमारे सिस्टम में उनको कैसे मैनेज करेगा, कैसे हम उसको स्टोर करते हैं हमारे हार्ड डिस्क के अंदर, कैसे हम डिस्क को शेड्यूल करेंगे हमारे सिस्टम में, उसके बारे में यहाँ पढ़ना है। फाइल्स एट्रीब्यूट क्या होते हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ फाइल सिस्टम्स क्या होते हैं, उनकी लिमिटेशन क्या है, डिस्क शेड्यूलिंग क्या है, कौन कौन से हम एल्गोरिथम यूज करने वाले हैं डिस्क शेड्यूलिंग के लिए, यहाँ पे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो आपका रहेगा वो रहेगा कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर सबसे पहले तो क्लाइंट सर्वर क्या होता है, उसका आर्किटेक्चर क्या होता है, ठीक है, कैसे इन्वायरमेंट क्या होता है यहाँ पे, एंड आरपीसी क्या होता है, सबसे पहले कैसे काम करेंगे, कंप्यूटिंग कैसे करता है हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ठीक है, उसके क्या क्या एडवांटेज रहेंगे, क्या क्या डिसएडवांटेज रहेंगे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, कौन कौन सी टोपोलॉजी जो होती है इसके अंदर यूज होती हैं, उसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। तो बात करते हैं थोड़ा सा क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है। देखिए क्लाइंट क्या होते हैं कि जैसे मान लीजिए आप अपने मोबाइल पे गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो आप हो गए क्लाइंट, ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट जा रही है सर्वर पे, तो गूगल क्या है तो किसके सर्वर पे जाएगी रिक्वेस्ट, गूगल के सर्वर पे, ठीक है, यानी गूगल के सर्वर पे रिक्वेस्ट जा रही है, वहां से कुछ रिप्लाई आएगा जो आपने सर्च किया उसके रिगार्डिंग। जब आप रिप्लाई आता है तो ये जो काम होगा वो कैसे होता है और जो सर्वर का आर्किटेक्चर है वो कैसा होता है और कौन कौन सी टोपोलॉजी होती है यहाँ पे उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रहेगा प्रोसेस, थ्रेड्स एंड देयर सिंक्रोनाइजेशन। तो प्रोसेस क्या होती है, थ्रेड्स क्या होती हैं और सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है, जो इनके प्रोसेस एंड थ्रेड्स के लिए हम उनको कैसे सिंक्रोनाइज करेंगे। तो देखिए सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है कि चीजों को मिलाना, ठीक है, सिंक्रोनाइज करना एक साथ, यानी कि जो प्रोसेस है, मैंने जैसे एग्जांपल दिया आपको कि मोबाइल में आप मूवी डाउनलोड कर रहे हैं, चैट भी कर रहे हैं, तो सेम जब सीपीयू के पास प्रोसेस जा रही है तो आपको क्या होगा, वो तो एक प्रोसेस एक ही टाइम में एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन आपको क्या लग रहा है सारा काम एक साथ हो रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। लेकिन सीपीयू इतना फास्ट होता है कि हमें लगता है कि सारा काम एक साथ हो रहा है, लेकिन इसके पास जब हम प्रोसेस भेजेंगे तो कुछ इस तरह से मिक्स करके भेजेंगे कि हमें सारे काम एक साथ होते रहें, उसी को हम बोलेंगे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, यहाँ पे रेस कंडीशन क्या होती है, क्यों ये अगर हो जाती है हमारे सिस्टम के अंदर, कैसे हम इसको हैंडल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा वो है यहाँ पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन। तो बात करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है। सिंक्रोनाइजेशन के बारे में हम बात कर चुके हैं, क्लॉक को सिंक्रोनाइज करना उसके बारे में यहाँ पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो देखिए जब आपको यहाँ से आइडिया लग रहा होगा कि रियल मीन्स यानी
सेम टाइम में, एग्जैक्ट टाइम में, यानी इधर से इनपुट आए और उधर से आउटपुट मिल जाए तुरंत ही, यानी वेट नहीं करना पड़े, डिले ना हो, यानी लेट नहीं करे। तो जनरली आप कभी मूवी में या हॉस्पिटल में देखा होगा, जो क्रिटिकल सिचुएशन में होते हैं, आईसीयू में जो होते हैं पेशेंट, उनके पास एक स्क्रीन सी लगी होती है मशीन पे, जिसमें ऐसे लाइन चल रही होती है। सो वो जो मशीन होती है वो जो काम करती है दोस्तों, वो काम करती है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में। क्योंकि पेशेंट की तबीयत मान लीजिए खराब हो गई और आउटपुट वो मशीन बाद में बता रही कि पेशेंट की तबीयत खराब हो गई, तो हो सकता है कि हमारा पेशेंट एक्सपायर हो जाए इतनी देर में। तो फिर तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जैसे ही पेशेंट की तबीयत खराब हो, डॉक्टर उसको टैकल कर ले, इसलिए हमें क्या जरूरत होती है, रियल टाइम की वहां पे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है और कितने टाइप की आपके क्लॉक होती है। तो दोस्तों यहाँ पे दो टाइप की क्लॉक है, एक तो होती है एक्सटर्नल क्लॉक और इंटरनल क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन। और क्लॉक कितने टाइप की होती है वो आपके दोस्तों दो टाइप की है, फिजिकल क्लॉक्स और लॉजिकल क्लॉक, जो हमें पढ़नी है यहाँ पे। नेक्स्ट जो आपका है टास्क शेड्यूलिंग, ठीक है। शेड्यूलिंग टास्क क्या होगा, कैसे हम उसको, टास्क क्या होगा, कैसे हम उनको सिस्टम के अंदर शेड्यूल करेंगे कि कौन सा टास्क पहले होगा कौन सा बाद में होगा, ठीक है। कौन कौन सी शेड्यूलिंग होगी यहाँ पे, टास्क शेड्यूलर क्या होता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे सिस्टम में, और शेड्यूलिंग क्यों क्या होती है। देखिए जब आप बहुत सारी प्रोसेस आती हैं तो वो क्या हो जाती है, क्यू में लग जाती हैं, ठीक है। कि अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोसेस को कौन सी क्यू में रखना है, इससे कि उसको सीपीयू के पास भेजा जाए एग्जीक्यूशन के लिए। तो यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोसेस को, वो उसी का ही एक टॉपिक है दोस्तों, टास्क शेड्यूलर, जो हमें यहाँ पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका आता है सिस्टम इनिशियलाइजेशन, बूटिंग एंड हैंडलिंग यूजर। तो यहाँ पे बात करें कि सिस्टम इनिशियलाइजेशन क्या है, और बूटिंग क्या है और हैंडलिंग यूजर क्या है, ठीक है। तो बात करते हैं बूटिंग की। तो बूटिंग क्या होती है, जब आप अपना मोबाइल या कभी अपना सिस्टम ऑफ कर देते होंगे, जब आप उसको ऑन करते हैं तो वो जो टाइम लगता है 30-40 सेकंड का, जो भी आप टाइम ले रहा है आपका सिस्टम, वो उस टाइम क्या करता है, बूटिंग। और मान लीजिए मैनी यूजर्स हैं सिस्टम के पास, तो वो कैसे उनको हैंडल करेगा, ठीक है। अकाउंट्स होते हैं क्योंकि कोई यूजर के अकाउंट्स होंगे, ठीक है। और सिस्टम इनिशियलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है और बूटिंग क्या होती है, हैंडलिंग कैसे करेंगे यूजर्स को, यहाँ इस सेक्शन में हमें पढ़ना है दोस्तों। नेक्स्ट जो आपका है वो आएगा बैकअप एंड रिस्टोर। तो बैकअप क्या होता है, रिस्टोर क्या होता है। बैकअप एंड रिस्टोर से आई थिंक आप सभी थोड़ा सा फेमिलियर होंगे। कभी आप मोबाइल को लेके गए हो सर्विस सेंटर पे रिपेयर के लिए, तो आप जो भी वहाँ पे होता है आपको है, वो क्या बोलता है आपको कि सर बैकअप लिया है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो डाटा है वो डिलीट हो जाए। अगर मान लीजिए इनके साथ पर डाटा जो होता है वो डिलीट हो जाए, तो आपका क्या रहेगा, बैकअप जो है वो आपका डाटा वापस आ जाएगा। जब आपका मान लीजिए डाटा डिलीट हो जाता है किसी वजह से, तो आप बैकअप को क्या करते हैं, रिस्टोर, ठीक है। कि आपने बैकअप लिया और डाटा को रिस्टोर कर दिया। तो बैकअप क्यों इम्पोर्टेंट है लेना, और रिकवरी क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे सिस्टम के लिए, कैसे। तो टाइप्स ऑफ बैकअप यहाँ पे हमें रीड करने हैं कि कितने टाइप के बैकअप होते हैं सिस्टम के अंदर, कौन कौन सी स्टेज होती हैं रिस्टोर करने के लिए डाटा को। मान लीजिए कोई डाटा डिलीट हो गया तो कौन कौन सी स्टेज से आप उसको रिस्टोर करेंगे। सेम उसी तरह से रिकवरी सिस्टम के अंदर कि सिस्टम को रिकवर कैसे करेंगे इन केस मान लीजिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया किसी वजह से। मान लीजिए आपकी मान लो विंडोज है, करप्ट हो गई, सडनली लाइट चली गई और विंडो काम करना बंद करी, लेकिन डाटा तो इंपॉर्टेंट था। तो उस केस में आप क्या करते हैं, रिकवरी करते हैं सिस्टम की। तो वो कैसे करते हैं उसके बारे में यहाँ पढ़ना है। नेक्स्ट जो आपका रहेगा लास्ट जो सेक्शन है यहाँ पे, वो रहेगा सेल्फ प्रोग्रामिंग फॉर लिनक्स। तो यहाँ पे लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आपका विंडोज है, ठीक है। क्योंकि लिनक्स इसलिए कम यूज में लेते हैं
क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है यूज करने में। विंडोज इजी है यूज करने के लिए, तो जनरली हम जो यूज करते हैं वो विंडोज यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लिनक्स का पार्ट डिस्कस करेंगे यहाँ पे इसके अंदर, कि लिनक्स सेल क्या होता है, और उसके अंदर दो पार्ट होते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, कर्नल और सेल, ये क्या होते हैं और क्या क्या इनकी क्या किस लिए इनका क्या यूज में आते हैं, इनके बारे में पढ़ना रहेगा। और कुछ जो कमांड होती हैं जिसके थ्रू हम लिनक्स में काम करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब आप कोई कमांड रन करते हैं तो आपको उसका आउटपुट होता है। जैसे कि आप डबल क्लिक करते हैं या सिंगल क्लिक करते हैं, सेम आप उसी तरह से कमांड के थ्रू भी काम कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, यानी अपने सिस्टम के अंदर। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो जनरल क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, वो आएंगे यहाँ पे डायरेक्ट, कि कोई कमांड दे दी जाएगी, आप पूछ लेंगे कि बताइए ये कमांड क्या करती है, या उसका जो ऑपरेशन है कि ये बताइए कि इनमें से कौन सी कमांड ये ऑपरेशन करती है, ठीक है। ये है आपका दोस्तों सिलेबस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस वैकेंसी के लिए। अब आप हमसे जुड़े JN एकेडमी से, हम आपका श्योर करते हैं, लास्ट में दिख रहा होगा।